Very good morning, students. Welcome to our YouTube channel, and I hope that you all are enjoying our videos. So, students, today I came with some different topic and some new topic in Standard 8th, Chapter 6 Effects of the British Rule in India. ओके क्या इफेक्ट्स थे ब्रिटिशर्स के हमारे इंडिया में, वो आज हम पढ़ेंगे. So one story it is given here. Aruna was reading the newspaper in the morning while her daughter Purva was sitting beside her and doing her homework. अरुणा जो पूर्वा की मदर है वो वहाँ बैठ के पेपर जो है पढ़ रही थी और पूर्वा अपना होमवर्क कर रही थी. अरुणा read loudly. Revolution in Libya. Hearing this, Purva asked, Why do people revolt? पढ़ते पढ़ते अरुणा जो है थोड़ा लाउडली पढ़ा कि रिवॉल्यूशन इन लीबिया. पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि लीबिया में कोई रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है. पूर्वा के दिमाग में एक सवाल उठा, वाई डू पीपल रिवॉल्ट? लोग रिवॉल्ट क्यों करते हैं? अरुणा आंसर्ड, when the needs of people are not satisfied and people face economic crisis, they revolt. रिवॉल्ट लोग क्यों करते हैं सवाल किया और अरुणा ने जो है आंसर दिया कि जब लोगों की नीड सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, तो लोग रिवॉल्ट करते हैं. इन आवर country also during the British rule, the condition of the people was very bad and resulted in a revolt. और जिस समय अंग्रेज ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे उस समय कंडीशंस लोगों की बहुत ही खराब थी, इसलिए लोग रिवोल्ट करते थे. सो लेट मी टेल यू अबाउट द लाइफ ऑफ द इंडियंस एट दैट टाइम. अब जो है कहानी ब्रिटिशर्स की उस समय की कैसी थी. सो इंडिया वॉज इकोनॉमिकली prosperous till the 18th century. The anarchy that followed the death of Aurangzeb too could not weaken it. So it has been admitted by historians across the world that the industries, production, techniques, and the organization of trade in India were unmatched at that time. अभी एट 18th सेंचुरी की बात है. उस समय जो इकोनॉमिकली जो है कंडीशन बहुत ख़राब थी. एनआरची जो दैट द फॉलोड द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, औरंगज़ेब के बाद में जो है स्थिति बहुत ही पुअर, बहुत ही वीक हो गई थी. सो इट हैज़ बीन एडमिटेड बाय हिस्टोरियंस अक्रॉस द वर्ल्ड. और उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार ने जो है अपनी हुकूमत जमाना चालू करी. सो द सेम कंट्री इंडिया बिकेम पुअर एंड bankrupt during the nearly 200 years of the British rule. और जैसा कि आप सब जानते हैं 200 साल तक जो है ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स का की हुकूमत रही थी. It became the country that supplied raw materials to the factories in England and offered a large market for the finished product of the factories in England. अब क्या होने लगा था कि रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को एक फिनिश गुड्स के रूप में चेंज करके उस प्रोडक्ट को इंग्लैंड एक्सपोर्ट करना. इस तरह से का जो है मार्केट हो गया था. रॉ मटेरियल्स इट मीन्स व्हाट कि कच्चा माल, कच्चे माल को जो है अच्छे से बना के प्रिपेयर करके फिर उसको इंग्लैंड भेजना. इस तरह का जो है उनका एक बिजनेस ट्रेड चल रहा था और जो इंडिया के लोग थे उसमें सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था. सो
Now, the condition of the peasants and agriculture during the British rule. Peasants जो खेतीबाड़ी जो लोग करते फार्मर लोग थे वो एग्रीकल्चर कर तो रहे थे लेकिन क्या स्थिति आ रही थी. The British got a new opportunity to increase their income after the acquisition of the दीवानी राइट्स. अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ गई लोगों से टैक्स वसूल करना, तो उन्होंने स्टार्ट किया दीवानी राइट्स यानी राइट्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू. सो इन दिस बंगाल, Bihar and Orissa. So students, here you can see Bengal, then Bihar, Orissa. These three states, they were under the British rule, and from these three states they were collecting the revenue for the land. Okay students, here you can see in the image where the Britishers were harassing to the people, those who are farmer and those who are doing the agriculture. They were collecting the revenue from the people. Now the other condition, they started exploiting peasants to earn more revenue, and as a result the peasants become poorer. अब peasants से और कई ज़्यादा जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे और जो peasants थे वो और भी गरीब होते गए. Many times the peasants had to sell their jewelry to pay the revenue. और कई बार तो ऐसा होता था कि लोगों को अपने जो गहने होते थे वो भी बेच के उन्हें रेवेन्यू पे करना पड़ता था. So a large number of peasants had to borrow money from the moneylenders and consequently fell into a debt trap. और कई लोग जो मनी लेंडर थे, जो लोग ब्याज पे पैसे वगैरह देते थे, उनसे पैसे उधार लेते थे और इस तरह से लोगों को एक ट्रैप, जिसे कहते थे डेप्थ ट्रैप, कर्जे में डुबोना, उस ट्रैप में लोगों को फंसाना. देन फार्मर लॉस्ट देयर लैंड एंड एग्रीकल्चर सफर्ड इन मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया. और इस तरह से जो है फार्मर्स अपना जो जमीन वो गवा रहे थे हमारे इंडिया में. सो मोर ओवर बंगाल witnessed a terrible famine in the year 1770 CE, in which lakhs of people died of starvation. और इस तरह से 1770 में लोग जो है बहुत ही ट्रबल में थे और लोग जो है मरते गए किसी वजह से, स्टारवेशन की वजह से लाखों लोग जो है इसमें मरे थे. गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस enforced permanent settlement act in order to collect revenue. अब जनरल लॉर्ड वो आए और एक परमानेंट सेटलमेंट के लिए एक ऑर्डर दिया रेवेन्यू कलेक्ट करने का. एज पर दिस एक्ट द कंपनी फिक्स द रेवेन्यू ऑन एन एनुअल बेसिस. अब जैसे रेवेन्यू एवरी डे या एवरी मंथ कलेक्ट करना, इससे बेटर एक साथ एन्युअली फुल ईयर का एक फिक्स टैक्स वो एक निर्धारित कर रहे थे. देन द जमींदार्स मीन्स लैंडलॉर्ड वेर गिवन द परमानेंट राइट ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन. और जो जमींदार लोग थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्हें एक परमानेंट रेवेन्यू का जो है कलेक्शन दे दिया था. सो दिस इज हाउ अ क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड लॉयल टू द कंपनी वॉज क्रिएटेड. इस तरह से वफादारी जो है वो लोग दिखा रहे थे. सो दिस एक्ट ऑल्सो एंश्योर्ड द इनकम ऑफ द कंपनी. और एक तरह से ये कंपनी की इनकम हो गई थी. सो अगेंस्ट दिस द पीसेंट्स हु वर्कड हार्ड इन द हॉट सन टू कल्टिवेट द लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स वेर एक्सप्लॉइटेड.
और इस तरह से जो है वो उनका वर्क हो रहा था, कल्टीवेशन हो रहा था लैंड का, और वो जो क्रॉप्स था वो क्या हो रहा था, एक्सप्लॉइट हो रहा था. And now students, some more effects were seen in India while during the Lord कॉर्नवालिस के टाइम पे और भी कई सारे इफेक्ट हमें देखने को मिले थे. क्या है वो इफेक्ट? लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस लॉर्ड कॉर्नवालिस. Here you can see the image of Lord Cornwallis, the head who were under who were ruling to the peasants. And here another person, Warren Hastings, he is the person that he was collecting the revenue, and he was known as the collector at that time. Okay. Now, effects of social life. Warren Hastings, the person who was given the job of collecting revenue, was known as the collector. I have shown you the picture that the Warren Hastings. Again, I will show you the image. Here you can see the image. Warren Hastings. He was the collector. He was collecting the revenue. And as usual, he also performed the function of a judge also. Not only the collector, but as a judge also he was performing. So the British system of administration destroyed our ancient system of self-rule. So in the ancient time, every village was like a small republic. पूरा जो विलेज में एक स्मॉल, कुछ ही लोग बचे थे तो एक स्मॉल रिपब्लिक माना जाता था. ग्राम पंचायत हैंडल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर विलेज. और जो है पंचायती राज, पंचायत जो है बिठाई जाती थी पूरे गांव के लिए. सो दिस पंचायत वेर लाइक द बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन आवर कंट्री. और ये एक बैकबोन था. पंचायत जो बिठाते थे वो क्या होता था, पूरे विलेज के लिए एक रीढ़ की हड्डी थी, बैकबोन था. सो दिस institutions of local self-rule stood their ground even during the time of foreign inventions. So, and the Sultanate period, but were destroyed due to the administrative policies of the British. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, उस वजह से जो है कई सारी मुसीबतें उठानी पड़ी थी. Then the policy of social reforms by the company made people feel insecure and suspicious. और लोगों को जो है और भी पीपल को इनसिक्योर फील होने लगा. And they felt that the government was trying to convert them to Christianity and destroyed the Indian culture and religion forever. और अनसफिशिएंट की वजह से उनको पता चल गया था कि ये लोग क्या मकसद था इनका, लोगों को कन्वर्ट करना किसमें, क्रिश्चियनिटी में, और जो इंडियन कल्चर था उसे हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना. सो people believed that the Indian social system was deliberately undermined in the railways and military. So, as usual, an order was passed in Agra that every Indian had to salute the British. और अनफॉर्चुनेटली आगरा में जो है एक रूल निकाला सभी इंडियंस को, ब्रिटिशर्स को जो है सैल्यूट करने का. सो इफ इट वाज नॉट डन, इट वाज कंसिडर्ड एज अ क्राइम एंड वाज लायबल फॉर पनिशमेंट. और अगर कोई हिंदुस्तानी ने, कोई इंडियन ने अगर ब्रिटिशर्स को सैल्यूट नहीं किया तो वो एक क्राइम के तौर पे माना जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. एज अ रिजल्ट देयर वाज अ वाइड स्प्रेड sentiment of anger and hatred for the British among the Indians. और इस तरह से जो है लोगों में एक आग उबलने लगी थी, एक एंगरनेस
जो है आ गया था किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ओके, नाउ द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। एक डिस्ट्रक्शन, एक मुहिम जो है उठाई, और उसे कैसे क्या करना है, कैसे हैंडल करना है। सो द हैंडलूम्स ऑफ इंडिया supplied textile to the markets of Asia and Europe. So the traders from the European countries used to come to India to purchase commodities. और इस तरह से जो है बाहर यूरोपियंस है वो लोग यहाँ आने लगे ट्रेडिंग के लिए। देन द इंडियन मेड जूट, सिल्क, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल्स were in high demand in the यूरोपियन मार्केट्स। इंडिया में जो है जूट था, सिल्क, वुलन, ये सारे ग्रो होते थे और इसका ही डिमांड सबसे ज़्यादा होता था, और यूरोप में ये चीज़ मिलती नहीं थी तो उसका मार्केट सबसे ज़्यादा हो रहा था। सो द सॉफ्ट एंड डेलिकेट मसलिन ऑफ ढाका was world famous. So apart from textile commodities such as salt, saltpeter, sugar, etc. were exported in exchange of tremendous amount of bullion, gold and silver. टेक्सटाइल के अलावा भी जो कमोडिटीज़ थी, जैसे कि सॉल्ट हुआ, सॉल्ट पेटर हुआ, शुगर एट्सेट्रा, और भी कई सारी जो है स्पाइसेस थे, उसका भी जो है मार्केट ज़्यादा होने लगा। और एक्सचेंज ऑफ ट्रिमेडियस अमाउंट ऑफ बिलियन, और भी जो है एक्सचेंज होने लगा गोल्ड एंड सिल्वर में। ओके, सो this was today's our topic. We have studied that destruction of Indian trade and industries, effect on social life, condition of peasants and agriculture during the British rule. So later on some more topic we will study. So just stay tuned and thank you for watching this video. Thank you.